मस्जिद बड़ा अच्छा मॉर्निंग दिया है, बगल में सन का इमेज दिया है। गारमेंट्स कंपाउंड जो हमारा गुड मॉर्निंग पति, हमारा नेक्स्ट चैप्टर गारमेंट्स कंपाउंड है। और वॉइस इज़ वेरी लो, नाउ इट इज़ राइट। एक्चुअली जो आपको ये पढ़ाने का मकसद है गारमेंट्स कंपाउंड, तो आप सिलेबस पे गौर कीजिए। उसमें आपको बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ना है, जिसमें एक है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आप एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आपको मिलेगा मेटल नॉन मेटल में, और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड की जिक्र मतलब उतना जिक्र नहीं है। उस चीज़ को पढ़ने के लिए गारमेंट्स कंपाउंड चैप्टर। और इस बार तो सिलेबस में कुछ पोर्शन डिलीट किया गया, तो उस डिलीटेड पोर्शन में आपका जाता है नॉमेनक्लेचर। लेकिन अगर मैं नॉमेनक्लेचर को ना डिस्कस करूं तो गारमेंट्स कंपाउंड का मज़ा नहीं है ना। अगर हम चैप्टर का नाम गारमेंट्स कंपाउंड है, ठीक है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा होनी है, लेकिन फ़िलहाल चैप्टर के नाम के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कार्बन एंड कंपाउंड, इज कार्बन मेटल और नॉन मेटल? गुड, नॉन मेटल। एंड व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर? हाँ, व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर? 6। गुड। And electronic configuration 2,4, therefore its valency will be 4. हाँ, अच्छा, इलेक्ट्रॉप्स पता है? इलेक्ट्रॉपी, इलेक्ट्रॉपी की कुछ जानकारी है? ट्रॉपी इज द phenomena in which element exist in different forms but chemically they are same. And the substance which are in different form are known as allotropes. तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो एलोट्रॉप्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या हुआ? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, गुड आयुष। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरिन। ओके, तो 3 है हमारा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। तो इसमें डायमंड के बारे में तो आपको मालूम है कि इट इज़ द हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना। इट इज़ द हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन है, लेकिन वो हार्ड नहीं।
सही है। अब देखो यहाँ पर एक जानकारी के लिए बात करें हम, कुछ चार इस रूप में चार, वो एक्चुअली, हाँ, अब देखो सुनो, अब ज़रा इसका शेप को ज़रा आप फील कीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर शो कर दिया और जिसमें इसका चार फेस हमको दिख रहा है। इसको मैं कैसे समझाऊं? पेन अगर जैसे ये है ना, ये कॉपी को मान लो एक कार्बन और उस पर ये अगर खड़ा हो जाए मोबाइल, रुको बता रहे हैं, जैसे ये हुआ पेन, अब इसमें हम यहाँ एक कार्बन है, दो, दूसरा हुआ, तीसरा इधर से, चौथा इधर से। ये जो ये वाला देखो ऐसे, इसको जोड़ेंगे, फिर इधर वाले को भी इधर से जोड़ेंगे। आप ज़रा अनुमान कीजिएगा, घर में ऐसा कीजिएगा, चार पेन, अभी हम वैसा नहीं बनाए टीचिंग एड, तो आप देखिएगा चार फेस दिखेगा आपको, चार फेस बन जाएगा, तीन इधर और एक चौथा नीचे की ओर बन जाएगा। उसको एक्चुअली टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। जैसे आपको ग्रेफाइट की जानकारी जब दी जाती है तो वहाँ आपको समझ में आ जाता है, जब बोला जाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, वहाँ पर आप समझते हैं 6 कार्बन है तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और हेक्सा वर्ड है थोड़ा डिफरेंट हो गया, 6, लेकिन यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, टेट्राहेड्रॉन। यहाँ दिमाग में ये नहीं आता है कि वो जो 6 कार्बन जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रूप में है, वहाँ भी वो स्ट्रक्चर बताना चाह रहा है टेट्राहेड्रॉन, चार जो उसका फेस दिख रहा है वो चीज़ को शो करना चाह रहा है। इसीलिए वो उसके हार्डनेस का कारण एक टेट्राहेड्रॉन है। और इसमें यह भी होता है कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के डायमंड के केस में बॉन्डेड रहते हैं। बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट, ज़रा बता रहे हैं क्या होता है कि जैसे हेक्सागोनल जब हम बोल रहे हैं तो ये ऐसे जुटा हुआ दिखा दिए हम, तो ये एक कार्बन जो है इधर एक से जुटा, दूसरे से जुटा, एक और किसी से जुटा रहेगा, मतलब ऐसा ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का एक चेन चलता रहेगा। लेकिन इसमें क्या देखें, 3 ही ना बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हर एक में से क्या रहता है, फ्री रहता है। इसलिए ग्रेफाइट भले इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन है और कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने में रखता है, इसीलिए इट इज़ गुड कंडक्टर। बट डायमंड इज़ बैड कंडक्टर। ओके, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉप डिफरेंट है। जैसे अब डायमंड हार्ड है तो ग्रेफाइट सॉफ्ट है। इवन आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्रेफाइट का हम लोग इस्तेमाल लुब्रिकेंट में करते हैं। लुब्रिकेंट समझते हो? लुब्रिकेंट पता है? हाँ, क्या है लुब्रिकेंट? यस, हाँ, लुब्रिकेंट हुआ जैसे हम लोग ये क्या कहते हैं, चक्का वगैरह में जो ग्रीजिंग करते हैं, है ना, वो चीज़ हुआ। उससे क्या होता है कि
उस ग्रीस को हम लुब्रिकेंट कहेंगे, या उसमें जो तेल डालते हैं उसको लुब्रिकेंट, ठीक बोले, फ्रिक्शन को रिमूव करने। हाँ, तो अब जो मशीन बहुत हाई टेम्परेचर में यदि चल रहा हो, तो क्या करेंगे हम वहाँ? हाई टेम्परेचर में यदि चल रहा हो तो हो सकता है कि तेल डालेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, है ना। तो ऐसा ना कर हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ख्याल रखा जाए। बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में क्या है, इसमें कार्बन का ये एलोट्रॉप है और कार्बन 60 कार्बन इसमें मौजूद होते हैं, ओके। और देखो ये कहीं लिखा हुआ होगा कि फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहता है। हाँ हाँ, गुड प्रियांश। ये मुझे इसमें सॉकर बॉल, बकमिंस्टर फुलरिन, तो फुटबॉल में तुम देखते होगे, फुटबॉल में कि दो कलर रहता है, एक पेंटागन ऐसा रहता है ना, एक आप देखते हैं कि हेक्सागोनल रहता होगा, हेक्सागोनल टाइप से रहता होगा, सेम वही टाइप से फुटबॉल ऐसा ही। तो ये तो हो गया कि इस, हाँ, टोटल 60 कार्बन मौजूद होते हैं और इसमें जो आपको मौजूद होगा पेंटागन और हेक्सागन, तो 12 होता है 5 मेंबर्ड, यानी पेंटागन 12 होता है ना। पेंटागन आपको 12 होता है और हेक्सागन जो होता है वो 26 होता है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने वाला है, बस जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हेक्सागन 26, पेंटागन 12। अब यूज की बात करें अगर, यूज में है कि ये इंसुलेटर का ऐसा वर्क करता है, इंसुलेटर। और अरे है यार, इतना भी मत शॉर्ट मार दो। ये कार्बन एंड्स कंपाउंड, ये चैप्टर का नेमिंग कुछ यूनिक नहीं लग रहा है कि कार्बन एंड्स कंपाउंड। ऐसा तो हम लोग 10th तक में कोई चैप्टर नहीं पढ़े, ऑक्सीजन एंड्स कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड्स कंपाउंड, विशेष कर कार्बन कंपाउंड पढ़ना हो रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है कि आप पहले भी पढ़े होंगे कि जैसे फिजिक्स में हम लोग जो ब्रांच की बात करते हैं, जैसे मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, और क्या, करेंट, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो
फिजिकल केमिस्ट्री तो आपका हो गया, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच लिया जाता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की पढ़ाई होती है एंड इट्स कंपाउंड। एक्चुअली आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो इनऑर्गेनिक था। और 9th में जैसे मोल कॉन्सेप्ट, ये जो पढ़ाई की है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आया। तो उसके पीछे कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन और उसके कंपाउंड को एकदम अलग से पढ़ने के पीछे कारण ये है कि कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है। इवन हम लोग भी जो बने हुए हैं, तो हम लोग भी तो अपने को कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिक से वर्ड रिलेटेड है। तो इतने सारे कंपाउंड बने हुए हैं, तो ये कुछ रूल ओबे करता है। केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर में हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उन सबसे बेहतर है कि कुछ रूल ओबे करता है, कुछ सिस्टमेटिक है ये, ठीक। तो ये कार्बन कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों कार्बन कंपाउंड की संख्या बहुत ज़्यादा है, बताओ? कैटिनेशन हुआ। कार्बन कंपाउंड की संख्या ज़्यादा होने के पीछे आपका ये ठीक है बात, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ये चीज़ है। और कुछ बताइए, मैसेज सेंड हो रहा है, हाँ बोलो कुछ। टेट्रावैलेंसी, पॉलीमराइजेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो दीज आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच आइसोमरिज्म, वेरी गुड प्रतीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन, टेट्रावैलेंसी, these are the factors due to which carbon compounds are very large in number। लेकिन बात ये, जर्मन केमिस्ट वोलर, उनका नाम था वोलर, जर्मन केमिस्ट, WOHLER, वोलर, उनको मन किया अमोनियम साइनेट बनाने के लिए। और अमोनियम साइनेट का केमिकल फार्मूला जो होता है वो NH4CnO, गौर करना, क्या होता है फार्मूला? NH4CnO, ये मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। CnO, NH4CnO क्या चीज़ का केमिकल फार्मूला है? अमोनियम सायनेट। ओके, ये बनाने के लिए वो सोचे बोला। तो उन्होंने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम सायनेट को डिसॉल्व किया वाटर में, और इट वाज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो बना प्रोडक्ट, ठीक, जब उस प्रोडक्ट बना तो अमोनियम साइनेट बना, लेकिन जब उसको उन्होंने हीट किया तो एक गजब का फिर वो अपने आप को अरेंज किया, ठीक। वाह वाह वाह, सिग्मा बॉन्ड तक का चर्चा कर रहा है सर। चलो घर में हो तो बहुत फ़ायदा है, आगे का भी पढ़ रहे हो, है ना। बनाने चले थे NH4CnO, उसके बाद तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक, ओके। लेकिन ये जो चीज़ बन गया यूरिया, इसमें हम लोग क्या किए? ऑब्टेन फ्रॉम यूरिया, पाया गया कि यूरिया तो हम लोग को पहले से भी मिल रहा है कि इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लोग के शरीर से भी यूरिन में निकलता है, एवोपरेशन के द्वारा निकलता है ना। तो एक बड़ा मतलब अच्छा सा एक डिस्कवर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय चांस बन गया, नॉट इंटेंशनली, है ना। तो अगर हम कहें तो शुरुआती जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का बात हुआ बाय चांस, दैट क्रेडिट गोज टू हुलर, है ना। लेकिन इंटेंशनली सिंथेसाइज जो किया गया, फर्स्ट सिंथेसाइज जो किया, हाँ सही बोले प्रत्येक, फर्स्ट वही होगा। कोरोना का वैक्सीन भी वैसे ही बनेगा बाय चांस, इतना जो साइंटिस्ट बैठा हुआ है ना, वैसे फर्स्ट सिंथेसाइज जो हुआ वो कोल्बे के द्वारा हुआ। कोल्बे, एक कोल्बेज रिएक्शन भी होता है, ऋषभ जानता होगा कोल्बेज रिएक्शन, हाँ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड। ये चीज स्मार्टफोन है ना भाई, मोबाइल आया, टेलीफोन आया, सब गया आया, लेकिन स्मार्टफोन जो आया ये रियली में स्मार्ट हो गया भाई, है ना। सारा कुछ जो तुम लोग को मोबाइल नहीं लेने कहा जाता था, आज ऑनलाइन आप हैं। तो उसी तरह से ये डिस्कवरी भी हुआ कि आज आप कुछ भी, इवन आप देखिए कि कहा जाता है पॉलीथीन का यूज करने के लिए नहीं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन देखोगे कि ब्लड वगैरह भी जो है वो प्लास्टिक में ही रहता है ना। सारा दवाई वगैरह भी अगर बॉटल है तो प्लास्टिक का रह गया है क्या। तो गाहे बगाहे यूज तो हो ही रहा है। तो ये एक बहुत डिस्कवरी था। तो आज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे। डेरिवेटिव्स समझा देंगे, जैसे एसिटिक एसिड वगैरह भी उसका डेरिवेटिव्स ही हुआ कि उसी के मदद से बना। जैसे मिथाइल है तो मिथाइल में अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप यूज करें तो मिथेनॉल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें तो वो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इन सब को जो हम स्टडी करेंगे, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ठीक है ना। ये सब भी दिमाग में आने लगा धीरे धीरे स्टडी करते करते। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन एक दूसरे कार्बन को जोड़ते जोड़ते बड़ा लंबा चेन बना सकता है। ऐसा कार्बन के अलावा किसी और में नहीं है। सिलिकॉन में है, लेकिन सिलिकॉन में क्या है कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को लिंक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कारण है कि सिलिकॉन एटम का साइज जो है वो बिगर है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है कि कार्बन है ग्रुप 14 में। ओके, ग्रुप 14 याद होगा, पीरियोडिक टेबल कभी पढ़ाए थे, थोड़ा बहुत बताए थे। और उसमें कार्बन है, ठीक, कार्बन उसमें मौजूद है। और कार्बन एंड सिलिकॉन कहा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर है, लेकिन फर्स्ट मेंबर का इतना वैल्यू और सेकंड मेंबर का इतना कम। तो उसके पीछे कारण ये है कि कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो
जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा दूर तक का है, ठीक। और उसके पीछे कारण कहा जाता है कि साइज ऑफ सिलिकॉन एटम इज बिगर। ओहो सर, यू आर म्यूट। ओ, तो ठीक है, कल हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोसीड करते हैं। ओके, उसी में हम लोग रीज़न भी डिस्कस करेंगे और नोमेनक्लेचर भी स्टडी करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। तो गुड बाय।